और ये दुनिया अपने तमाम फैलाव के बावजूद एक दिन मिट जाएगी और चांद सूरज सितारे रोशनी के बावजूद खत्म हो जाएंगे। ये पहाड़ अपने तमाम और नदी के बावजूद एक दिन खुलेगा और समुद्र का नीलापन खत्म होकर खारा पानी उबल जाएगा। परचम हिलाल का हर सूखी में बदल जाएगा, बिल्कुल पिघलते हुए धुएं की तरह। ऐसे वक्त में इंसान उस टुकड़े की माने होगा कि जिसके घर में पानी आ गया और परेशानी के साथ वो जगह की तलाश में दौड़ता है और दौड़ता है और दौड़ता है। ये कहाँ है जन्नतुल मावा। एक पुल को अपने और खुदा के दरमियान खाइल देखता है और ये पुल कभी चौड़ा होता है और कभी बारीक, कभी फैला हुआ और कभी बेतुका हुआ, कभी तेज धार वाला खड़ा नहीं। इस दुनिया में हमारी उसकी नौइयत और कैफियत का तयन करते हैं। जालिम हाकिमों के लिए बाल की तरह बारीक होता है और कदम खड़ा देने वाला। और सोचता हूँ और हमारे इंसाफ या फिर नाइंसाफी की गवाही नहीं। और कोई भी अमल नाइंसाफी से खत्म नहीं होगा। मैं जो भी था और जो भी हूँ मेरा खत्म निकल जाता है। मैं जो भी था और जो भी हूँ मेरा खुदा बेहतर जानता है। मुख्तारनामा एक किस्त हमने आज से तकरीबन 5 महीने पहले की, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सेकंड पार्ट है मुख्तारनामा का। मैं जो भी था और जो भी हूँ मेरा खुदा बेहतर जानता है। मुख्तार अंसारी की कहानी पार्ट 2। आज एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट बांदा से है, पढ़ के हम पूरी सुनाते हैं आपको। मुख्तार अंसारी की मौत के प्रकरण में मजिस्ट्रियल जांच में भी मौत की वजह जहर नहीं हार्ट अटैक होना पाया गया है। रिपोर्ट प्रशासन ने शासन को भेज दी है। इसके पहले पोस्टमार्टम व बिसरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की देर रात मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी के परिजनों ने उन्हें जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि के बाद बिसरा सुरक्षित कर जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था। 20 अप्रैल को बिसरा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई। परिजनों के आरोप के बाद शासन के आदेश पर मौत की वजह जानने के लिए मजिस्ट्रियल व न्यायिक जांच बैठाई गई। एडीएम विद राजेश कुमार ने ये मजिस्ट्रियल जांच की। करीब 5 महीने तक यह जांच चली। जांच के दौरान जेल में बंद अधिकारियों, कर्मचारियों, इलाज करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर, भर्ती करने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, कर्मचारियों समेत पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समेत 100 लोगों के बयान दिए गए। पोस्टमार्टम व बिसरा रिपोर्ट
जेल के सीसीटीवी फुटेज, बैरक की जांच व खाने की जांच आदि का भी अध्ययन किया गया। जांच में जहर से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई। मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया। इस रिपोर्ट की प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच के दौरान मुख्तार को जहर देकर मारने का आरोप लगाने वाले बयान देने व साक्ष्य देने नहीं आए। जिन लोगों ने बयान दिए थे वो सबूत देने के लिए नहीं आए। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट 6 सितंबर को शासन को भेज दी गई। ये खबर थी। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी साहब की मौत हुई थी। उनकी मौत के वक्त लोगों ने बड़े जो खतरे हैं या शक था वो जाहिर किए थे। उनकी फैमिली की तरफ से उनके भाई वगैरह ने ये कहा था कि मुख्तार को जहर दिया गया है। अफजल अंसारी साहब के बयान थे उसको। जांच में अब ये चीज़ें सामने आई है। बड़े मामलों में बहुत कुछ हो जाता है। जांचों पर भी शक किया जा सकता है। जो जांच रिपोर्ट होती है उस पर उनको करने वाले भी तो इंसान ही होते हैं। जांच होती है या फिर जुडिशरी की निगरानी में कोई जजेस वगैरह जांच करते हैं तो उसमें ये उम्मीद रहती है कि हाँ ठीक है। मुख्तार अंसारी के नाम पर बड़ी सियासत हुई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो मुद्दा हुआ करते थे। सांप्रदायिक शक्तियां उनके नाम को छाला करती थी। ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया करती थी। और उनके ऊपर जो मुकदमा थे वो पूरी एक लंबी हिस्ट्री है जो हमने पहली किस्त में बताया। आप देखिएगा, सुनिएगा उसको, किस तरह से एंट्री होती है उनकी क्राइम में और किस तरह से फिर वो धीरे धीरे करके आगे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। सन 2005 अक्टूबर में मऊ के अंदर जब दंगे हुए थे, उन दंगों के आरोप में मुख्तार अंसारी साहब जेल पहुंचे। उसके बाद फिर वो छूट नहीं पाए और जेल ही में उनकी मौत हुई। यानी जुडिशल कस्टडी में थे वो तब उनकी मौत हुई, आज़ाद नहीं थे। अब एक वाक्य बताता हूँ मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में 2012 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। मेरे पास बार बार ये खबरें आ रही थी कि मुख्तार भाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। तब वो आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। खबर आती थी लेकिन मैं उसको इग्नोर करता रहा। कई खबरों के बाद फिर मैंने किसी को उनके पास भेजा कि जाओ तुम मिलाओ। मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर खबर आती है। फिर मैंने किसी और को भेज दिया, मैं आप जाइए, आप बताइए। अब उनका कहना यह था कि उसे मतलब मुझे फिर यह खबरें आती रही कि वो आपसे ही मुलाकात करना है। तो मैं गया आगरा सेंट्रल जेल मुलाकात करना। बाहर ही एक जेल कर्मी जो उनसे मुलाकात करवाया करता था, उसको जाने पर
चार पांच लोग थे, वकील साहब साथ में थे, मेरे कुछ और साथी थे, वो साथ में थे। उनके नाम हमने उनको बताए, और वो जो मुलाकात करवाने वाला व्यक्ति था अंदर गया, और फौरन ही आकर के उसने चाप लिया। अंदर एंट्री हुई, बिल्कुल लेफ्ट पे गेट के अंदर दाखिल होने पर लेफ्ट साइड में बड़ा सा रूम, रूम से अटैच एक और रूम, कुर्सी, मेज वगैरह, चारपाई, तखत, चादर वगैरह पूरा सलीके के साथ सब लगे हुए थे। वहाँ पहुंचे, मुख्तार भाई वहाँ मौजूद थे, दुआ सलाम हुई, लोगों से मैंने मुलाकात कराई, ये फलां शाह साहब हैं, ये फलां साहब हैं। लोग बैठे, बातचीत होती थी। दौरान बातचीत वो सिपाही मुलाकात कराने वाला जो था वो कई मरतबा आ चुका था, एक बार फिर आया, और उसने बड़ी बहुत धीमे से मुख्तार भाई से कहा कि वो विधायक जी बहुत परेशान है। तो मुख्तार भाई ने कहा बुला लो उसको। तो मुलाकात वाला सिपाही गया और जा करके किसी से, कोई आए होंगे मुलाकात करने, उनको लेके आए अपने साथ। छोटा सा कद, कुर्ता पजामा पहने हुए एक शख्स आया, उसके हाथ में एक बंडल अखबार में, अखबार लिपटा हुआ था, एक बंडल था। वो आता आकर के मुख्तार भाई के पैरों में लंबा लंबा लेट जाता। हम लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि खड़ा हो जाओ और चिंता मत करो, जैसा उनकी अपनी उधर उस तरफ की भाषा थी, चाहे परेशान होते हो खड़ा हो जाओ, ऐसा नहीं, और वो मतलब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ ऐसी बातें। उन्होंने उसको, अब वो विधायक जी जो थे, उनका नाम विधायक जी था, विधायक था या वो सचमुच में कोई विधायक थे मुझे नहीं मालूम। बस वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा जा रहे थे, तो भैया आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, और आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है, और पहले भी आपका आशीर्वाद मिलता रहा तभी हम। तो मुख्तार भाई ने उससे कहा कि जाओ भैया से मिल लेना और परेशान ना हो, मत से लड़ो। तो वो चला गया। ये सब कुछ कोई 5 7 8 10 मिनट के अंदर, वो जो लाया था हाथ में बंडल, वो मेज पर रख के पैर छू करके चला गया। फिर हम लोग बातचीत करते रहे, इस दौरान चाय भी आई, चाय पी। सार भाई ने मुझसे कहा कि तुम अलीगढ़ से चुनाव लो, पोल की सीट से। तो सब उन्होंने कौमी एकता दल अफजल भाई ने बनाई। मुख्तार भाई ने कहा कि कौमी एकता दल से चुनाव लड़ो पोल की सीट से। तो मैंने कोई हाँ या ना में किसी तरह का जवाब नहीं, गर्दन ऐसे करके। तो बोले कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास? मैं कहा मेरे पास तो कोई नहीं। फिर और बातें होती है। बाहर खिड़की में से सब नजर आ रहा था, मुलाकात जो करने आ रहे थे वो लोग भी दिख रहे थे, जेल के बाहर सब बिल्कुल फ्रंट पे थे, हम बैठे हुए थे। तो जंगला जो विंडो जो था उसमें से बाहर का सब कुछ नजर आ रहा था, जो गाड़ी हमारी थी वो गाड़ी भी दिख रही थी। बड़े हंसमुख और जॉली नेचर के थे,
तो मेरा निजी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो वकील साहब थे, वकील साहब से मैंने मुलाकात कराई कि आपसे मिलना चाह रहे थे। बताया ये ठाकुर पी सिंह साहब हैं, एडवोकेट। तो फ़ौरन मुख्तार भाई ने उनके हाथ जोड़ करके और सत्कार किया उनका। इंसान के बहुत रूप होते हैं, कहीं वो जालिम होता है, कहीं वो रहमदिल होता है, कहीं वो सफ़ी होता है, कहीं वो बुज़दिल होता है। एक ही इंसान के बहुत सारे रूप होते हैं। हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, 1.5-2 घंटे का वक्त। तो मैंने चलने की इजाज़त मांगी। अब चलते हैं हम लोग। सीधे के ठीक है, तुम जाओ और तैयारी करो, चुनाव हो गया। ठीक है, और चलते हैं। उससे पहले अंदर खबर आई कि बाहर एसओजी लगी हुई है। सर कोई बात नहीं, नॉर्मली सब लोग नीचे गाड़ी में बैठे और रिटर्न टू अलीगढ़। तो मेरे साथी थे, रास्ते में भी हम लोगों के में आपस में मशवरा हुआ, जो कह रहे हैं मुख्तार साहब, सोचें इसमें क्या कर किया जाए। तो जो जो साथी थे, दोस्त थे, उन लोगों ने बोला कि चुनाव नहीं लड़ना है। एक दिन फिर और बैठे हम लोग, फिर थोड़ा मशवरा हुआ। उसमें ये तय हुआ कि चुनाव नहीं लड़ना। हमारी पोजीशन भी कुछ थी नहीं, हम हमें ये सोचें कि हमें कोई 4-5 हज़ार वोट मिल जाएंगे, मुमकिन है नहीं मिलते। 200-400-500 वोट तो मिल ही जाते हैं बस ऐसी तुक्के में, लेकिन 3-4 हज़ार 5 हज़ार वोट मिलना भी मुमकिन नहीं था। तो वह चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया। आज जब ये रिपोर्ट आई है तो ऐसी सोचा कि एपिसोड और किया जाए, क्योंकि पार्ट 1 बना करके मैंने छोड़ दिया था पार्ट 2 बनाने के लिए। उस वक्त में वक्त नहीं मिला था, या कुछ पढ़ना पढ़ाना था उनके बारे में, तो वो देख नहीं पाया मैं। दूसरा केस कम करते। 2005 में जब मुख्तार भाई ने गिरफ्तारी दी थी, उससे पहले वो फरार थे मऊ के दंगों में। वो सरेंडर नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी बड़ी शख्सियत ने अफजल भाई को बोला कि तुम मेरे पास लेके आओ उसे, और मेरी मुलाकात करो। खैर वो लेके जाते हैं, मुलाकात होती है रात के वक्त। और बड़ी जो शख्सियत थी वो मुख्तार साहब से कहती है कि मुख्तार तुम सरेंडर कर दो, अभी बहुत हंगामा है। कुछ दिनों के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं छुड़ा लूँगा। उनके आश्वासन पे वो सरेंडर कर देते हैं। फिर नहीं छूट पाते हैं। खैर सियासत में यह वकील आश्वासन दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि फिक्र मत करना, बहुत जल्दी सारा काम हो जा रहा है, नहीं हो पाता है। ऐसी सियासत में भी कह दिया जाता है, लेकिन नहीं हो पाते हैं वो, कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मुख्तार अंसारी का इतना बड़ा जो, जिसको कहना चाहिए एम्पायर, उसको आप अंडरवर्ल्ड एम्पायर कह सकते हैं।
खड़ा हुआ था वो किन पायों पर था, या जो भी लोग होते हैं जो सिस्टम से ऊपर हो जाते हैं, वो किन चीज़ों पर टिके होते हैं। बताएं, आप आपकी समझ में कुछ आए तो बताने की कोशिश करें। कृष्णानंद राय की हत्या होती है, वो बहुजन समाज पार्टी के लीडर थे, बीजेपी के शायद, और वो उनकी हत्या हो जाती है। उस हत्या में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, ठाकुर अभय सिंह समेत कई सारे लोगों के नाम आते हैं। मुख्तार अंसारी नहीं रहे, मुन्ना बजरंगी की हत्या मुजफ्फरनगर की जेल में हो गई थी, जेल के अंदर हत्या हुई थी। अब जो हम कह रहे थे वो ये तंत्र खड़ा कैसे होता है, कौन होता है सहारा, इतनी ताकत आती कहाँ से है। ठाकुर अभय सिंह वो विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े लोगों में उनकी गिनती होती है, बाहुबलियों में गिनती होती है उनकी। वो अयोध्या की किसी सीट से 2007 में शायद सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रहे ठाकुर अभय सिंह। मैं ऐसे ही जानता हूँ जैसे आपको जानता हूँ आपको। 24 और 25 में दूरी नहीं थी, करीब करीब थे, 24 में वो, 25 में मैं। उस शख्स का ऐसा जलवा था, 24 घंटे बैरिक खुली रहती थी, ताला ही नहीं लगता था बैरिक को। मुख्तार अंसारी साहब के साथी हैं वो। तंत्र की हम वो जो बात करें कि चीज़ें किस तरह से इतना विशाल रूप धारण करती हैं, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बैरिक को ताला नहीं लगता था कभी भी। रात के 1 बजे ठाकुर साहब लुंगी बांध के, लंबा कद, 6 फीट 4-5 इंच का, चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी मूछें, खाना पीना खा कर के टहलते होते थे बाहर आते में। बैरिक में 12-13 लोग सिर्फ उनकी में, वो भी उनके अपने ख़ास जो सफाई करने वाले, कपड़े धोने वाले, खाना बनाने वाले। जब कभी तलाशी अभियान होता था, बाहर के अधिकारी जाते हैं जिलों में मुआयना करने के लिए, तलाशी लेने के लिए, ठाकुर अभय सिंह की बैरिक में कभी कोई नहीं गया। मुख्तार अंसारी के साथी हैं ठाकुर अभय सिंह। अब आप मुख्तार अंसारी का रुतबा समझ लें क्या रहा हुआ। इस ठाकुर अभय सिंह के रुतबे को जो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश की, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुख्तार अंसारी साहब का अपना क्या रुतबा रहा होगा।
आज ईद मिलादुन नबी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश। दुआ करें सबके लिए, सबकी बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए, फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए और अपने आसपास हो रहे हर बुराई से बचने की दुआ करें। कोशिश करें, आदत डालें सच बोलने की। जब इंसान सच बोलना शुरू करता है तो फिर वो दुनिया की जो अननेसेसरी परेशानियां होती हैं उससे बच जाता है। बेशुमार परेशानियां हम अपने आप पैदा कर लेते हैं जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं। बचें। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का वाक़या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अशरफियों वाला बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की कहानी आपने पढ़ी होगी। सच बोलें, ईमानदार रहें, इंसाफ कायम करें। जब नाइंसाफ़ी होती है बड़ा जुल्म होता है। कोई भी अमल कोई भी अमल नाइंसाफ़ी से ज़्यादा हौलनाक नहीं। शुक्रिया सभी।